Hi friends, I am Chandan Ras. Today we are discussing about skeletal muscles relaxant. आज हम लोग बात करेंगे skeletal muscles relaxant के बारे में कि skeletal muscles relaxant क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, ये क्या क्या कौन कौन से ड्रग्स कब यूज करते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आर ड्रग्स दैट रिड्यूस द मसल टोन आइदर बाय एक्टिंग पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन or centrally in the cerebrospinal axis or directly on the contractile mechanism। बोला गया क्या कि स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है वो क्या है। तो बोला कि स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है जो हमारे मसल स्टोन है उसे क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। मसल स्टोन करने का मतलब क्या हुआ, टोन मतलब होता है जैसे कि कोई भी थिंग्स है उसका कैपेसिटी क्या है, उसका वर्क करने की क्षमता क्या है, तो वो उसके कैपेसिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट बोलते हैं। यह किसके द्वारा क्या करता है, तो जो क्या करता है, जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पे क्या करता है, पेरिफेरली या एक्ट करता है, उसके जो फंक्शन है उसको कम कर देगा या फिर ज्यादा कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जो स्केलेटल जो मसल स्टोन है उसका जो एक्टिंग काम करने का जो क्षमता है जो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट बोलते हैं। यह कहाँ कहाँ किस किस जगह से करता है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जगह से करता है, फिर सेंट्रली किससे, सेरिब्रोस्पाइनल है एक्सिस उससे कर देता है। सेरिब्रोस्पाइनल कहने का मतलब ये जो हमारा स्पाइनल कोड गया है, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ठीक, फिर बोला गया क्या, यह क्या करता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म है, जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म है उस पे जाके यह एक्ट करता है और उसको फंक्शन को क्या करता है, डाउन कर देता है या फिर बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मसल्स जो टोन है उसके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके जो काम करने की कैपेसिटी होती है उसको क्या करता है, मसल्स टोन को ये रिड्यूस कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट बोलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट के बारे में, कि फिजियोलॉजी क्या है स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट का, जिसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मोटर नर्व इंपल्स, जो मोटर नर्व इंपल्स है वो क्या कर रहा है, एसिटाइलिन को रिलीज कर रहा है। एसिटाइलिन को रिलीज होने से क्या हो रहा है, जो एनएम रिसेप्टर है, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर है, कहाँ पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पाया जाता है। वो क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, इसको एसिटाइलिन है उसको क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद क्या हो जा रहा है, डिपोलराइजेशन हो जा रहा है। किसका हो रहा है, जो पोटेंशियल मोटर ना एंड प्लेट का जो पोटेंशियल है, काम करने का जो क्षमता है उसको क्या करता है, या डिपोलराइज कर देता है, उसको कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मसल स्केलेटल मसल्स का जो पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल, जो मसल्स जो एक्शन जो कर रहा है उसका जो पोटेंशियल उसको क्या कर दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, जो स्केलेटल मसल्स है उसका कंट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण जो मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ। अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि मोटर नर्व इंपल्स है वो क्या किया, एसिटाइलिन को रिलीज किया। सेकंड में क्या हुआ, जैसे रिलीज हुआ वैसे एनएम रिसेप्टर मतलब न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर है वो क्या किया, कहां पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास रहता है, वो क्या कर दिया, डिपोलराइज कर दिया। किसको, जो इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल है उसको क्या कर देता है, डिपोलराइजेशन कर देता है। और फिर जो मसल्स एक्शन पोटेंशियल है वो कंट्रैक्ट करता है, किसको, स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। और जो एसीएच है जो रिलीज हो रहा है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट। एसीएच एसिटाइल कोलिन है, ये क्या होता है, रैपिडली एक्टिवेट हो जाता है, किसके द्वारा, कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है वो क्या कर देता है, फिर से उसको क्या कहता है, रिपोलराइजेशन करवा देता है। रिपोलराइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है, जो मसल्स है वो रेडी हो जाता है, फिर से नर्व इंपल्स देने के लिए यह रेडी हो जाता है। तो हम लोग अभी जो देखें ये फिजियोलॉजी ऑफ हम लोग स्केलेटल मसल्स
रिलैक्सेंट के बारे में बात की कि जो सबसे पहले जो मोटर नर्व है वो क्या इम्पल्स है वो रिलीज करता है एसिटाइलिन को, और जो एनएम रिसेप्टर मतलब न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर है वो कहाँ होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास होता है, जो क्या कहता है बाइंड करता है। बाइंड करने से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है एंड प्लेट ऑफ पोटेंशियल का, इंड हो जाता है। इंड प्लेट ऑफ पोटेंशियल का क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है, जिसके कारण जो मसल्स एक्शन पोटेंशियल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है स्केलेटल मसल्स को, और जो एससीएच है वो रैपिडली क्या होता है, एक्टिवेट होता है, जल्दी से एक्टिवेट मतलब जल्दी से वो अपना वर्क करना स्टार्ट होता है, जिसके कारण जो कोलिनेस्ट्रेज है वो क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है उसका, और वह फिर से जो नर्व इम्पल्स होता है उसको मसल्स फिर से देने के लिए वह रेडी हो जाता है। तो ये क्या था, फिजियोलॉजी था स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट का। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है, ये सबसे पहले दो पार्ट में बटा, ये दो पार्ट है बटा, कौन कौन, सेंट्रली एक्टिंग, किसके आधार पर बटा कि किस पे यह काम करता है, जिसके आधार पर बांटा गया। तो पहला बांटा है किसके, सेंट्रली किया, सेंट्रली पे वर्क करता है इसके आधार पे। दूसरा बात किया पेरिफेरली, मतलब पेरिफेरली वर्क करता है उसके आधार पे। तो दो आधार पर बांटा गया स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट को, सबसे पहले दो आधार पर बांटा गया, एक सेंट्रली और दूसरा पेरिफेरली। फिर सेंट्रली में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जैसे कि डायजापाम और बेंजाडाइजापीन हो सकता है, या फिर मेथाकार्बोमोल हो गया, टाइजोनाइडिन हो गया, बैक्लोफेन हो गया और गावापेंटिन हो गया। अगर सबसे ज्यादा अगर सेंट्रली में अगर जो यूज किया जाता है ड्रग्स वो कौन है, डायजापाम और कौन है, बैक्लोफेन। तो ये दोनों ड्रग्स को याद रखना, मेनली मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये दोनों आता है, या फिर मेथाकार्बोमोल भी दिख जाता है क्वेश्चन में। तो ये सब नाम जो तीन चार है इसको याद रखने के लिए है कि सेंट्रली एक्टिंग में कौन कौन काम करता है। तो डायजापाम हो गया, दूसरा मेथल कार्बोमोल हो गया और तीसरा बैक्लोफेन हो गया। अगर बैक्लोफेन हो गया तो गावापेंटिनिन हो गया भी हो गया बात है। तो और बेंजल अल्डिजेपिन हो गया। तो मोस्टली डायजापाम, मेथाकार्बोमोल, बैक्लोफेन एंड गावापेंटिनिन ये क्या होगा, सेंट्रली ड्रग्स है जो वर्क करता है सेंट्रली पे। और पेरिफेरली पे कौन कौन एक्टिंग, तो इसको दो पार्ट में बांटा गया। एक को जो किस पे वर्क करता हो, जो एनएमजे रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो बोला गया कि एनएमजे रिसेप्टर पे जो वर्क करता है वो, और दूसरा किस पे बांटा गया, जो स्केलेटल मसल्स पे जो वर्क करता है उसके आधार पे। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स को दो आधार पे बांटा गया, एक सेंट्रली एक्ट करता हो और दूसरा पेरिफेरली को फिर दो पार्ट में बांटा गया कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बात किए थे। फिर डायरेक्टली एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल्स पे कौन कौन से। अब एनएमजे को भी बांटा गया कितने प्रकार में, तीन प्रकार में। डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स जो क्या करता हो, डिपोलराइज करता हो, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स जो नॉन मतलब डिपोलराइज नहीं करता हो वैसे ड्रग्स का नाम। और एक का बचा अदर्स में कौन आता है, तो ब्यूटानिलिनम आता है। तो ब्यूटानिलिनम में कौन आता है, टॉक्सिन ए। ब्यूटानिलिनम में क्या होता है, टॉक्सिन ए। तो सिंपल से, और नॉन डिपोलराइजेशन ब्लॉकर में आता है डीटेक, पैनाक्यूरियम, डॉक्सोक्यूरियम, पीपीक्यूरियम और वेनाक्यूरियम, अट्राक्यूरियम और रेक्रोक्यूरियम और मेवाक्यूरियम। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि शुरू से तीन, डीटेक, पैनाक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम और पाइपिक्यूरियम, ये जो चारों ड्रग्स है ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म एक्टिंग है, मतलब बहुत ज्यादा देर तक मतलब काम करता है, बहुत ज्यादा देर तक इसका असर रहता है। ये कौन सा, ये चारों का, डीटेक, पैनाक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम और पाइपिक्यूरियम। फिर बात करते हैं वेनाक्यूरियम के बारे में, अल्ट्राक्यूरियम के बारे में और रोक्राक्यूरियम के बारे में। तो ये तीनों ड्रग्स हैं, वेनाक्यूरियम, अट्राक्यूरियम और रोक्यूरियम। ये तीनों ड्रग्स इंटरमीडिएट मतलब कुछ टाइम पीरियड तक इसका असर रहता है, और सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड तक किसका असर रहता है, तो मेवाक्यूरियम का। सबसे कम टाइम का किसका रहता है, मेवाक्यूरियम का यूज किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो हमेशा क्वेश्चन याद रखिएगा कि बोला जाएगा कि नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स ऐसे का नाम बताओ जो लॉन्ग टाइम तक काम असर उसका करता हो। तो सबसे अच्छा डीटेक, डी टेक हो गया, फिर उसके बाद पैनाक्यूरियम, फिर उसके बाद डॉक्साक्यूरियम और पाइपिक्यूरियम। डीटेक, पैनाक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम और पाइपिक्यूरियम, ठीक।
इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में कौन कौन था, एट्राक्यूरियम और रेक्रोक्यूरियम, और सबसे कम टाइम के लिए तो मीवाक्यूरियम। तो ज्यादातर यूज करने वाला ड्रग्स है कौन है, एट्राक्यूरियम है, डॉक्साक्यूरियम है और पैनाक्यूरियम भी मिल जाता है यूज करने के लिए, देखने के लिए। अब बात करते हैं तो नॉन डिपोलराइजिंग के बारे में हम लोग बात किए। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के बारे में कौन है, तो सक्सेनाइलकोलिन और सक्सेनाइलकोलिन हो गया, और कौन है, डेकेथोनियम। क्या चीज, डेकेथोनियम। तो ये 3 प्रकार से बांटा गया। तो सबसे पहले एक बार हम रिव्यू करते रहे हैं। सबसे पहले देखो कि स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है, उसको 2 पार्ट में बांटा गया। 2 पर वो एक्ट करता था किस पे, पहला सेंट्रली, दूसरा पेरिफेरली, 2 पार्ट हो गया। अब ये पेरिफेरली को 2 पार्ट में बांटा गया। जो डायरेक्टली एक्ट करता हो किसके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो वर्क करता हो, एक्टिंग करता हो ऐसे के, या फिर दूसरा जो स्केलेटल मसल्स है उस पे वर्क करता हो, तो 2 पार्ट में इसको बांटा गया। अब कौन बचा, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था उसको क्या बोला, जिसके वर्क करता था उसको 3 पार्ट में बांटा गया। डीपोलराइजिंग पे जो वर्क करता हो, जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हो, मतलब जो नॉन डिपोलराइजिंग मतलब जो डिपोलराइज नहीं करता हो, ब्लॉक नहीं करता हो सबको, तो उसको नॉन डिपोलराइजिंग बोलेंगे। और अदर्स, तो अदर्स में कुछ है तो ब्यूटी नियम है, जो टॉक्सिन ए जो ड्रग्स है उसका यूज करते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग में पता है 3 प्रकार का होता है, एक इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए, दूसरा इंटरमीडिएट उससे कम टाइम के लिए, और तीसरा शॉर्ट टाइम के लिए। तो सबसे लॉन्ग टाइम के लिए कौन था, डिटेक, पैनाक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम और पैपिक्यूरियम। इंटरमीडिएट टाइम के लिए कौन था, वैनाक्यूरियम, एट्राक्यूरियम और रोकाक्यूरियम। और जो सबसे शॉर्ट टाइम के लिए था वो क्या था, मीवाक्यूरियम था। डीपोलराइजिंग के लिए बात किए तो सक्सेनाइलकोलिन और डेकेथोनियम। उसी तरह से सेंट्रली एक्टिंग के बारे में हम बात किए थे, तो सेंट्रली जो एक्टिंग था उसमें कौन कौन से ड्रग्स थे, डायजापाम और बेनाजोडायपाइन हो गया, मेथाकार्बोमेन हो गया और टाजोनाइडिन हो गया, और बैक्लोफेनम और गावापेंटिन। तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला कौन का है, तो बैक्लोफेन और मेथाकार्बोमोल और गावापेंटिन। अब हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में, कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ये क्या है, जिसके बारे में तो बोला गया कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स इंक्लूड डिपोलराइजिंग एंड नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। बोला गया कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ना, उसमें क्या होता है, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग दोनों ब्लॉकर्स होते हैं। तो इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, या फिर वो ड्रग्स होगा जो कैसा वर्क कर रहा होगा, डिपोलराइजिंग करने का वर्क कर रहा होगा, और ऐसा ड्रग्स होगा जो डिपोलराइज नहीं कर रहा होगा। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स के बारे में। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर सबसे पहले कहते हैं किसको, तो जो नॉन डिपोलराइजिंग जो है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूरेर के बारे में। क्यूरेर क्या है ना, ये सबसे पहला बार यूज किया गया था साउथ अमेरिकन के द्वारा पहले यूज किया जाता था। क्या चीज, जैसे कि कोई भी डेंजरस एनिमल्स है या फिर तेज दौड़ने वाले एनिमल्स है, तो उसको क्या किया जाता, उसको हंटिंग करने के लिए यूज करते थे। एरो में या पॉइजन लगाए हुए रहते थे, जो क्या करता था, एनिमल्स के शरीर पे जैसे लगने से क्या होता था ना, कि उसके पैर को मतलब जिस पार्ट को लगता था उसको क्या करता था, पैरालाइज्ड कर देता था, जिससे वो एनिमल्स है वो भाग नहीं पाता था। तो बोला है कि क्यूरेर वाज यूज्ड बाय द साउथ अमेरिकन इंडियंस एज एन एरो पॉइजन फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। क्या बोले कि जो हंटिंग करने के लिए, एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए यूज किया जाता था। अब बात करते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के बारे में, कि डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेनाइलकोलिन के बारे में, कि बोला गया क्या, कि इट इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एजेंट एक्ट एट पेरिफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। बोला गया क्या, कि जो सक्सेनाइलकोलिन है यह न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग करता है, वो ब्लॉक कर देता है, जो न्यूरोमस्कुलर मसल्स होते हैं उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और यह कैसा वर्क करता है, पेरिफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, मतलब ज्यादा देरी तक या नहीं उसको रिलैक्स, मसल्स को रिलैक्स कर पाता है। क्या बोला गया, यह कैसा कंपाउंड होता है, तो जिसके बारे में, तो इट इज ए क्वांटिनरी, कैसा कंपाउंड होता है, अमोनियम कंपाउंड। कैसा होता है, अमोनियम कंपाउंड विद द स्ट्रक्चर रिसेंबल टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। बोला गया कि यह एक अमोनियम क्वांटिनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, जो किसके साथ,
रिसेंबल होता है, किसके साथ मिला हुआ रहता है, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर से यह मिला हुआ रहता है। कौन, तो अमोनियम कंपाउंड जो है वो मिला हुआ रहता है। हम लोग अभी बात किए कि सक्सेनाइल कोलिन क्या होता है, तो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड से और किससे यह बाइंड रहता है, तो एसिटाइल कोलिन होता है उससे रिसिम्बल होता है, दो एसिटाइल कोलिन होता है उससे रिसेंबल होता है कौन, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये हम लोग जाने कि सक्सेनाइल कोलिन क्या है। अब बात करेंगे कि क्या इट इज पार्शियली एगोनिस्ट एट द एनएम रिसेप्टर, हेंस कॉज इनिशियली fasciculation and later fascicular paralysis due to prolonged depolarization। बोला गया क्या पार्शियली कैसा काम करता है, पार्शियली एगोनिस्ट की तरह काम करता है। कहाँ पे काम करता है, तो एनएम रिसेप्टर के पास यह वो काम करता है। हम एनएम रिसेप्टर और एनएम रिसेप्टर के बारे में हम पिछले हम लोग जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें हम बात किए थे एनएम रिसेप्टर के बारे में, एनएम रिसेप्टर के बारे में। फिर हम उसमें हम लोग बात किए थे किसके बारे में कि कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या है, एसिटाइल कोलिन क्या, जो अभी हम बात किए कि सक्सेनाइल कोलिन किससे बनता है, तो क्या था कि ये सब के बारे में हम लोग बात किए, पहले ही बात कर चुके कि एसिटाइल कोलिन है क्या चीज़ है, कहाँ वर्क करता है, तो ये सब के बारे में बात किए थे। तो ये इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आप हमारे जो पीछे चैप्टर है उसको एक बार आप देख लीजिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ न्यू वर्ड्स हैं वो आपको इजीली पता चल जाए। जैसे एनएम क्या, रिसेप्टर क्या है, फिर एनएम क्या है, कोलिनेस्ट्रेज क्या है, एसिटाइल कोलिन क्या है, तो इस सब के बारे में आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मिल जाएगा। तो आप उससे देख सकते हैं या फिर कुछ दिन के बाद हम आपको रिवीजन चैप्टर में लाएंगे तो उसमें आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम बताते जाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप पीछे की एक वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सक्सेनाइल कोलिन के बारे में। हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, यह जो है पार्शियली एगोनिस्ट कहने का मतलब कि आप पूरी तरह से उस पर वर्क नहीं करता है। जैसे कि जितना भी कोई भी मेडिसिन जैसे हम लिए तो अगर उसका वर्क है 100% अगर उसको वर्क करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि 100% इसका वर्क अपना काम किसी भी, जैसे कि कोई मेडिसिन है उसकी कैपेसिटी है कि हम 100% वो है कि ठीक कर देगा, लेकिन वह 100% नहीं, वहाँ पे 40% ही वह ठीक कर रहा है। तो मतलब क्या हो, जो उसका पूरा कैपेसिटी था वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो मतलब पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाया, एक्टिविटी शो कर पाया। तो पार्शियली एगोनिस्ट के मतलब वही हुआ कि पूरी तरह से एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर पाया, कहाँ पे, एनएम रिसेप्टर के पास नहीं कर पाता, हेंस जिसके कारण क्या होता है, इनिशियली फैसिकुलेशन होता है। फैसिकुलेशन कहने का मतलब कि स्मॉल मसल्स फाइबर है ना, वहीं तक यह कंट्रोल करता है, उसी पे यह वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है, लेटरल जाके फैसिकुलेशन पैरालाइज्ड, मतलब एक छोटे जो ऑर्गन्स मसल्स जहाँ पे यह वर्क कर रहा था वहां पे क्या करता है, छोटे जहाँ पे छोटे मसल्स थे, फाइबर्स थे, वो छोटे अमाउंट, नंबर ऑफ छोटे अमाउंट के लिए ही वो इसी पे वर्क कर रहा था। तो इसलिए उतने ही जो मसल्स जितना तक ये वर्क किया है वहां तक क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, जिसके कारण ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन, किसके कारण, प्रोलॉन्ग शॉर्ट टाइम के लिए जो प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन हो रहा था उसके लिए। अब हम इसके जैसे कि अगर वर्क हमको ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, इसको बार बार हम डोज देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे आवरली के अनुसार से, तो इसी को बोलते हैं प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन। मतलब अगर हमें और ज़रूरत हो तो उसको हम फिर से डोज देकर हम उसका काम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर सक्सेनाइल कोलिन के बारे में हम बात किए थे, सबसे नीचे में ही ये शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज किया जाता था, इसके बारे में हम बताए ही थे। तो इस तरह से हम लोग जाने कि सक्सेनाइल कोलिन क्या है, यह पार्शियली एगोनिस्ट है जो एनएम रिसेप्टर के पास ये वर्क करता है। ठीक, यह क्या करता है, इनिशियली फैसिकुलेशन करता है। इनिशियली फैसिकुलेशन करने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो वर्किंग है वो एक छोटे, मतलब एक कम नंबर ऑफ अमाउंट्स जो मसल्स फाइबर है उसी पे यह वर्क कर पाता है, जिसके कारण फैसिकुलेशन पैरालिसिस हो जाता है। और किसके ड्यूटी, किसके कारण, प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन के कारण। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्या बोला गया कि सक्सेनाइल कोलिन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय द pseudocholinesterase hence has a very short duration action। हम क्या बोले कि जो सक्सेनाइल कोलिन है वो क्या होता है, जल्दी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है,
किसके कारण, किससे के द्वारा, तो सुडोकोलिनेस्ट्रेज के द्वारा। अब बताओ सुडोकोलिनेस्ट्रेज यहाँ पर भी वर्ड आया तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सुडोकोलिनेस्ट्रेज साइट कहाँ कहाँ पे होता है जिसके बारे में हम बात किए थे। तो जैसे लिवर में होता था, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो पुराने वीडियो हैं उसको सबसे पहले देख लें तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। तो हेंस हैज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, जिसके कारण यह क्या होता है, सबसे कम समय तक ही काम वर्क कर पाता है। क्या हो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि व्हाई सक्सेनाइल कोलिन्स वर्क ए शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब सक्सेनाइल कोलिन है जो का है शॉर्ट टाइम पीरियड तक वर्क करता है। तो क्यों करता है, तो सक्सेन बिकॉज सक्सेनाइल कोलिन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज, क्या होता है, यह रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बाय सुडोकोलिनेस्ट्रेज, हेंस ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बोला गया कि क्या होता है, ये जल्दी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है जिसके कारण यह ज्यादा लॉन्ग टर्म तक यह काम नहीं कर पाता है। यह जल्दी हाइड्रोलाइज क्यों हो जाता है, क्योंकि किसके द्वारा, सुडोकोलिनेस्ट्रेज के द्वारा क्या होता है, जल्दी से यह हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। लास्टली बात कर रहे हैं इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो बोला गया क्या कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ सक्सेनाइल कोलिन बिकम्स स्लो, रिजल्ट सीवियर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अगर जब हम सीवियर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स मतलब ब्लॉकेज हम करेंगे तो उस टाइम में क्या होता है, यह क्या करता है, स्लो रिजल्ट देता है, मतलब धीरे धीरे से उसको ब्लॉक करता है, मतलब उसको मसल से उसको रिलैक्स करता है और लीडिंग टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, द प्रोलॉन्ग्ड एपनिया, दिस इज रेफर्ड एज द सक्सेनाइल एपनिया। बोला गया क्या कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है, इसका प्रोसेस है जो स्लोली स्लोली होता है, जिसके यह क्या करता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेनाइल एपनिया भी बोलते हैं। एपनिया किसे बोलते हैं, एपनिया जिसको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है उसी को बोलते हैं एपनिया बोलते हैं। तो बेसिकली सक्सेनाइल कोलिन का हम लोग यूज करते हैं जैसे कि प्रोसीड्यूर के लिए, जैसे कि लैरिंगोस्कोप, अगर हम क्या होता है कि जब ईटी ट्यूब डालना होता है तब हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सक्सेनाइल कोलिन का यूज करते हैं। क्या चीज के लिए, उसको मसल्स हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि एक पार्शियली, एक जो इसका जो एक मतलब ज्यादा अमाउंट में जो कम ही मसल्स को, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कम मसल्स को क्या करता है, यह रिलैक्स करता है। तो जिसके कारण, और यह हम क्या बात किए, यह धीरे धीरे वर्क करता है, एनेस्थेटाइज मतलब करता, मसल्स रिलैक्स करता है और यह ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं होता है। तो जिसलिए हम लोग ईटी ट्यूब, एसोफेजियल ट्रैकियल ट्यूब जब डालते हैं, जब किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तब हम उसको सिचुएशंस का सॉल्व करने के बाद हम इसका इस प्रोसीड्यूर को करते हैं। तो आज हम लोग बात किए सक्सेनाइल कोलिन के बारे में, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट क्या है जिसके बारे में। अब हम नेक्स्ट चीज में बात करेंगे कि पार्शियली स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट किस तरह से काम करता है जिसके बारे में हम बात करें। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।